जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली की राजनीति के बारे में और दिल्ली के सीएम के बारे में। आज हम बात करेंगे कि कौन से चुनाव में ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर कि बीजेपी ने इस चुनाव को जीता और कौन सी ऐसी परेशानी समस्याएं थी जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी जो है वो इस चुनाव को हार गई। तो इस बार जो बीजेपी की प्रत्याशी सीएम बनी है, विधायक दल की जो नेता बनी है रेखा गुप्ता, ये दिल्ली की चौथी महिला सीएम है और टोटल अगर आप देखेंगे तो 9वीं सीएम है ये। शपथ लेते ही सबसे पहला काम इन्होंने यही किया शाम को कि इन्होंने अपने जो मंत्रिपरिषद है, कैबिनेट उसकी मीटिंग बुलाई है और मीटिंग बुलाते ही आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू कर दिया है। एक चीज और इन्होंने किया है कि शपथ लेने से पहले ही इन्होंने यमुना सफाई का जो काम है वो चालू करा दिया था। तो अब हम बात करेंगे कि क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया और कैसे ये सीएम बने हैं और कैसे बीजेपी जीती है करीब करीब 26 साल के बाद दिल्ली में। तो शुरुआत करते हैं सुरेश जी। तो सुरेश जी, इस चुनाव में सबसे मेन मुद्दा क्या लगता है आपको, क्या था? इस चुनाव में सबसे मेन मुद्दा तो आप कह सकते हो कि महिलाओं या फिर दिल्ली के सभी नागरिकों को फ्री की रेवड़ी देना, जो कि सभी पार्टियों ने जोरों शोर से बढ़ावा देके किया। हर किसी के मैनिफेस्टो में देखोगे तो आप कोई 2100, कोई 2500, तो कोई 3000 रुपए अपने मैनिफेस्टो में डाल रहा दे है। रहा है बिल्कुल। उसके साथ ही साथ हर किसी ने एक और एजेंडा रहा था यमुना नदी की सफाई का। तो ये भी चर्चाओं में लेकर इसको भी मैनिफेस्टो के साथ साथ इस पे भी काफी जोर शोर से प्रचार किया गया था। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, जो भी, ये तो इस पार्टी में थी नहीं खैर, लेकिन फिर भी हर किसी के यमुना नदी के लिए। चंदन जी आप बताएं क्या मुद्दे रहे दिल्ली में? मुद्दे तो ये हैं कि हमारी जो सड़कें हैं जो आए दिन खराब हैं और खराब होती रहती हैं, चाहे बारिश हो या कुछ भी हो, आए दिन खराब होती हैं और उनको रिपेयर भी नहीं किया जाता। कितने एक्सीडेंट हुए हैं इस साल, वो आप देख ही सकते हैं, और कितनी ब्लॉकेज हुई हैं। तो ये मुद्दे मेन रहे हैं। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो लोगों से जुड़े हुए हैं बहुत ही ज्यादा जमीनी स्तर पे, कि जैसे सुरक्षा का मुद्दा हुआ, सड़क का मुद्दा हुआ, सीवर का मुद्दा हुआ, भ्रष्टाचार का मुद्दा हुआ। ये कुछ मेन मुद्दे थे जिन पे चुनाव लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी ने कैसा परफॉर्म किया आप लोग बताइए एक एक करके। सुरेश जी। देखो, मैं बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही शानदार अपना परफॉर्मेंस दिया है इस वाले इलेक्शन में और बहुत अच्छे ही मार्जिन से जीती है। क्योंकि जो पहले लास्ट जो हार मिली थी इनको, काफी बुरी हार कह सकते हैं, क्योंकि काफी कम इनको सीटें मिली थी, आठ जिसपे सीट मिली थी। सीधा ही इन्होंने 40 प्लस सीटों का अपना प्लस पॉइंट लेके जीती है। तो सबसे पहले तो इनको कॉन्फिडेंस इनका बहुत अच्छा हो गया होगा और कॉन्फिडेंस अच्छा बिल्ड हो गया होगा। और जो 48 सीटें लाई है तो उसी के साथ साथ अब ये लोग सोचेंगे कि हम काम को भी अच्छे से करें और जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे। जैसे यमुना नदी का आपने बोला कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले ही इन्होंने काम चालू करा दिया था, उसमें मशीनें यमुना नदी जी में उतार दी थी। और मुझे लगता है कि इनको सबसे पहले तो ये काम स्टार्ट करना चाहिए मेडिकल को लेके, स्वास्थ्य को लेके, कि अपना जो भी आयुष्मान योजना इन्होंने शुरू की है वो एप्लीकेबल भी होना चाहिए। ये नहीं कि आपने योजना तो शुरू कर दी है लेकिन वहाँ का उसका कोई गरीब जनता फायदा नहीं उठा पा रही है। दूसरा, झुग्गी मकान, झुग्गी से मकान देना बीजेपी का एजेंडा बहुत बड़ा है, तो वो भी हम देखेंगे। बाकी चंदन जी आप बताइए। मैं तो ये बताऊं, कॉन्फिडेंट जब आएगा जब हमारे जो उन्होंने जो वादे करे और जो हमारे तरफ से जो वादे उनको गए हैं वो करें, पूरा काम करें। हाँ, ये नहीं कि लास्ट सरकार की तरह कर दे, नहीं नहीं इन्होंने रोक लिया उन्होंने रोक लिया। अब तो सीधा है उनके पास, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की बीजेपी सरकार कहती है। है डबल इंजन की सरकार। हाँ वो है, अब तो सीधा डायरेक्ट काम ही काम होना चाहिए। उसके अलावा तो मेरे यहाँ कुछ होना ही नहीं चाहिए, बहानेबाजी तो नहीं होनी नहीं चाहिए। अच्छा, बीजेपी के मैनिफेस्टो से 2-3 चीजें बताता हूँ आपको जो मुझे लगा कि चुनाव के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी और जिसके मुद्दे के ऊपर उन्होंने चुनाव को जीता है। पहला तो मेरे हिसाब से था जो 2500 रुपए महिला सम्मान निधि वाला था। दूसरा कि केजरीवाल के भ्रष्टाचारों की जांच की जाएगी। ठीक है। तीसरा, झुग्गी बस्ती वालों को मकान दिए जाएंगे। तो ये 3 मुद्दे मुझे बहुत ही मतलब लगे कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करके चुनाव जीता है। एक मुद्दा मैं भी एक और इसमें यमुना ऐड कर सफाई सकता भी हूँ। बड़ा मुद्दा है। यमुना सफाई तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो दिल्ली के लोगों को शराब दी थी एक के साथ एक फ्री वाला, जो इनकी पॉलिसी आम आदमी की थी ना, वो तो मैं चाहता वो था जीत जाए उसके लिए तो वो उससे भी काफी समस्या इनको आम शराब आदमी के को हुई लिए है। तो मैं क्योंकि काफी सारी, मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि काफी सारी महिलाएं उससे परेशान थी, उनके घर में जो जितने भी हाँ पुरुष ये हो थे, सकता है। तो उस वजह से भी कन्वर्ट होके इसको, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को वोट काफी महिलाओं ने दिए, जो पहले का मार्जिन कम था, लेकिन इस बार आप देखोगे वोट प्रतिशत महिलाओं का ज्यादा रहा है। सुरेश जी की बात में ऐड करते हुए एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि जब केजरीवाल ने ये
लाइसेंसिंग वाला सिस्टम शुरू किया था शराब का, मतलब जब एक बोतल के साथ एक बोतल शुरू किया था, तो दिल्ली के अंदर महिलाओं का इतना ज्यादा विरोध था, दिल्ली में महिलाओं ने इतना अधिक विरोध किया था कि महिलाएं ठेके के बाहर मतलब विरोध करते थे, वो लोग अपने प्रोटेस्ट करते थे। और जो क्योंकि घर में लोगों को दारू पीने की ऐसी आदत लग गई थी कि आप देखते हैं कि दारू की आदत बहुत खतरनाक ये होती तो है। था, और नियर बाय हाईवे के उधर भी खोल दिए थे। अब स्कूलों के पास ठेके स्कूलों खोल के दिए पास थे, खुले हैं। घर में घरों के मोहल्लों के पास ठेके गुरुद्वारे खोल के दिए पास, थे, मंदिरों के पास, मंदिर गुरुद्वारों के पास ठेके खोल दिए थे। तो इस चीज का बहुत पुरजोर तरीके से विरोध किया था महिलाओं ने और लोकल लोगों ने, जो मतलब नहीं चाहते थे कि ठेके इस तरह से खोले जाएं या शराब की नीति को इस तरह से बदला जाए दिल्ली के अंदर। ठेके तो खोले खोले, एक पे एक फ्री और दे दिए। इसी का तो फायदा उठा रही थी इसी का जनता। फायदा। और अच्छा, मुझे तो ये भी लगता है कि जब एक पर एक फ्री था उस समय तो जीत भी गया था वो, उस लेकिन समय उसके तो जो कंसिक्वेंसेस है ना, जो बाद में उसकी परेशानियां जो सामने आई, उसके बाद लोगों को लगा कि ये ठीक नहीं है, तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि महिलाओं का वोट प्रतिशत बीजेपी के लिए इसीलिए बढ़ा है। इसीलिए बढ़ाया। ये भी लास्ट एक लास्ट आप सरकार ने ऐड कर कुछ सकते हो। काम नहीं किया है, बस वादे ही करे, हाँ, एक चीज और, काम नहीं किया है। आप लोग जैसे चंदन जी कह रहे हैं, आप लोग पिछले 10 साल में वो रिकॉर्ड उठा के देखिए, तो आपको ना ग्राउंड लेवल पे होता हुआ एक भी काम नहीं काम नहीं दिखेगा। दिखेगा, बिल्कुल नहीं जैसे दिखेगा। कि अभी आप देखोगे सड़कें बन गई हैं या कुछ भी हो रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क है, फ्लाईओवर्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, नई ओपनिंग्स आपको, और गवर्नमेंट जॉब्स, आपको कुछ भी होता हुआ नहीं दिखेगा। तो मतलब हैपनिंग नहीं था पिछली सरकार में, मतलब ऐसा था कि कुछ पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका कोई हिसाब नहीं। यमुना सफाई का मुद्दा जैसे चंदन जी ने उठाया, यमुना सफाई के मुद्दे के लिए मैं आपको बता दूं, 6,800 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के लिए एलोकेट हुए थे, और ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने वो खर्च भी कर दिया। बताओ और कहाँ गए ये सारा पैसा? अब ये तो रिपोर्ट ही बताएगी। अब अब आप 6800 देखिए, करोड़ रुपए जिस 6800 हिसाब करोड़। से एलोकेट हुए थे, हाँ, लेकिन यमुना नदी जी को देखते हुए बिल्कुल नहीं लगता कि कहाँ गए वो पैसे, कुछ पता नहीं चल पा कुछ रहा। तो करते, उसके 1% काम करते हैं, 1% काम नहीं किया है। 1% खर्च नहीं किया उसके ऊपर, और वो सारा पैसा चला गया। अब कहाँ गया वो पता नहीं, वो तो रिपोर्ट ही बताएगी। तो अभी जैसे कि इस मीटिंग में डिसाइड भी हुआ था, और जो इनका नया सेशन दिल्ली विधानसभा का शुरू होगा, उसमें ये लोग टेबल करने वाले हैं सीएजी की रिपोर्ट को, जिसमें 14 पॉइंट की कुछ रिपोर्ट है उनकी। उस रिपोर्ट में वो पूरा आपको आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार, जो वो बीजेपी वाले कहते हैं, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारों को खोल के आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या घोटाले हुए हैं, और किस विभाग की क्या स्थिति है, और किस काम में और किस योजना में कितना पैसा खर्च हुआ, और क्या वो काम हुआ या नहीं हुआ। तो ये चीज करने वाली है आपकी नई मुख्यमंत्री दिल्ली की, अगले ही सोमवार से अगले सेशन में। और आप ये भी बताइए सर कि जैसे केजरीवाल की आपने फेलियर्स बता दिए, तो मोदी जी को अभी सबसे, आपको क्या लगता है 3 सबसे पहले काम कौन से करने चाहिए? चंदन जी आप बताएं, 3 सबसे पहले तो यमुना हो गया आपका, यमुना सफाई काम लगभग शुरू कर दिया बीजेपी और ने। पॉल्यूशन का है, हर तीसरे दिन अपना ग्रुप 3 स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो दिल्ली का पॉल्यूशन तो फिर आप जानते ही पॉल्यूशन हैं, है ही सबसे पॉल्यूशन main लेवल पे मुद्दा। पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल करना चाहिए। 2 चीजें हो गई, और चंदन जी बाकी जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे होने चाहिए, मेन हाँ। तो मुद्दा यही है। आप सुरेश जी क्या कहना चाहेंगे, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो ये मोहल्ला क्लिनिक में आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी, उस टाइम पर शुरुआत में जब हुआ था तो सभी टेस्ट मुफ्त हो रहे थे। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, एलजी ने मना किया या इनको परमिशन नहीं मिली, तो सिर्फ गर्भवती महिलाओं के टेस्ट के अलावा और किसी को टेस्ट की अनुमति नहीं थी, उनका अप्रूव ही नहीं होता था टेस्ट। तो मैं इसमें कहूंगा कि मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है, ठीक है, पर उसमें थोड़ा सा ऐड होना चाहिए। देखते हैं कि भाजपा सरकार इसमें क्या ऐसा ऐड करती है, क्योंकि इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक हटा तो देंगी नहीं, क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी वो देखना चाहता हूँ। दूसरा कि आप अस्पताल ना जाके आसपास मोहल्ला क्लिनिक में ही उनके टेस्ट हो जाने चाहिए। गरीब है, उनकी कैटेगरी वो डिसाइड करेगी भाजपा सरकार, कि दिल्ली सरकार डिसाइड करेगी अब कि कैसे होता है ना, टेस्ट को किस तरीके से देखा जाता है, कि कैसे फ्री करेंगे, कौन गरीब है कौन अमीर है। जब मोहल्ला क्लिनिक का प्रोजेक्ट आया था दिल्ली में, तो इन्होंने कहा था कि आपको कंसल्टेशन फ्री मिलेगी, मेडिसिन फ्री मिलेगी, प्लस टेस्ट फ्री मिलेंगे, और कोई ट्रीटमेंट जो आपका वो मोहल्ला क्लिनिक में नहीं हो पा रहा ना, देन दे विल रेफर यू करेंगे टू दी हॉस्पिटल। तो आप बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, तो इससे क्या होगा, जो बड़े हॉस्पिटल का बर्डन है ना, जो आप भीड़ देखते हो बड़े हॉस्पिटल में, वो कम करना, वही इसका ऑब्जेक्टिव था। 2 चीजें तो मिल रही हैं, कंसल्टेशन, मेडिसिन, लेकिन बट हाँ, लेकिन टेस्ट है, एक चीज इसमें भी है। आप मैं लास्ट टाइम भी गया हूँ, मैं भी विजिट करता हूँ मोहल्ला में, तो मेडिसिन की शॉर्टेज हमेशा रहती है। टेस्ट होते ही नहीं होते। और वो मेडिसिन वो भी देते होंगे जो सस्ती होती होंगी, महंगी तो मिलती नहीं होगी। महंगी तो खत्म हो गई या नहीं है, वहाँ पे पैरासीटामोल और ब्रूफेन मिलेगी आपको बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, आपको रेंटेक भी मिलता है। मैं तो बोलता हूँ मोहल्ला क्लिनिक बंद ही हो जाना चाहिए।
नहीं बंद तो नहीं कर सकते, क्योंकि देखो, ये बेसिक इसका कंसेप्ट ये है कि हमें ना क्योंकि मैंने तो कहीं hospital का देखा burden नहीं कम है। करना है। मेरा तो कहने का मतलब यह है कि क्योंकि मोहल्ला मैंने तो क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक देखा नहीं है अपने एरिया में। नहीं आपने है, देखा हर नहीं, आप कहीं गए नहीं होगा, होंगे। आपकी लोकेलिटी में होगा नहीं। देखो हर कहीं है, आप चेक करोगे इंटरनेट पे, गूगल पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपके आपको नई विधायक। दिल्ली में एनडीएमसी के वो मिल जाएंगे आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्पेंसरी डिस्पेंसरी के अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रेटर कैलाश तक में ही मोहल्ला क्लिनिक है, हाँ जो हाँ, बहुत पॉश एरिया हमारे पास भी है। ठीक है। तो हर कहीं पे किसी के भी लोकेलिटी में नियर बाय आपको मिल जाएगा। तो बंद करना तो मैं तो इसका विरोध करूंगा, क्योंकि इतना जो हाँ। खर्चा हुआ है नहीं बंद नहीं करना चाहिए। बंद नहीं करना चाहिए। जो और- भीड़ जा रही है अस्पतालों में वो यहाँ पे आएगी, और बीजेपी ने ये भी कहा है कि वो पीछे एग्जिस्टिंग कोई भी स्कीम बंद नहीं यानी होगी। जो अभी जो योजनाएं लागू है उनमें से किसी को बंद नहीं करेगी। तो हम्म। उसमें एक आपका ये भी आता है। अच्छा, एक वीडियो में वायरल देख रहा हूँ कि आप लोगों ने भी देखा होगा, एक बस डिपो पे भीड़ लगी हुई है और कुछ लोग चिल्ला रहे हैं कि ये जो आपका फ्री टिकट वाला सिस्टम है वो बंद कर दिया है। बट एक्चुअली हाँ, और मैंने ये भी देखा है बट अभी कि एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ और नहीं है। मैंने वहाँ पे। नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। मैंने ये भी देखा न्यूज में कि जहाँ पे बीजेपी की मतलब विधायक जीते नहीं है, हाँ तो वहां पे वो बिजली काटना स्टार्ट कर दे रहे हैं, ऐसा भी कुछ सुना है मैंने। हाँ, ये मतलब पानी हमारे नहीं यहाँ पे दे तो रहे ऐसा हैं। कुछ नहीं। अच्छा ऐसा क्या बट है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ऐसा कुछ एक्चुअल में चीजें हो नहीं रही हैं। नहीं होती। ये रील्स पे कुछ चीजें ना गलत तरीके से वायरल की जा दिखाई रही जा है, रही मिस है। इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो आप इन चीजों को मतलब वेरीफाई नजरअंदाज करने के करिए, बाद बिल्कुल। वेरीफाई कर लीजिए और उसके हाँ। बाद ही इस पे मतलब कुछ टिप्पणी कीजिए या समझिए या मानिए। अभी तो था ऐसे मानना तो ये ठीक नहीं रहेगा। जो आतिशी ऐसा मानो तो देखो ठीक नहीं रहेगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो। हाँ। किसी के खिलाफ भी आप गलत बोलेंगे तो वो ठीक वो आप नहीं है। बीजेपी के खिलाफ भी नहीं और आम आदमी आम वाले आदमी किसी के खिलाफ, मतलब अगर वो स्कीम चालू है और आप ये बोल दें कि स्कीम बंद हो गई है तो फिर ऐसा कि वो डिसएडवांटेज होगा, उस सरकार के साथ गलत हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज ये, मेरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि 2500 रुपए प्रति माह सभी जरूरतमंद महिलाओं को देंगे, तो आप लोगों का क्या इस पे विचार है कि भाई 2500 रुपए महीना देना चाहिए और किनको देना चाहिए? मैं तो बोला जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है उन्हीं को मिलेगा ये। वो तो रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग पता ही चल जाएगा किसको क्या मिलना है, वो सब बैंक डिटेल से, पैन कार्ड से सबका पता चल जाएगा। आर्थिक स्थिति क्योंकि जिसकी मैंने है। मैंने देखा है, आप जब आपने ये निकाला था 2100 रुपए वाला, तो काफी महिलाएं गई थी वहां पे, तो उन्होंने यही सुना था कि जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है उनको ही ये इसका फायदा मिलेगा, बिल्कुल। और किसी को नहीं मिलेगा। तो ये अच्छी है बात। मैनिफेस्टो में वैसे भी उन्होंने लिखा हुआ है कि गरीब हाँ। महिलाओं को। तो और जो प्रेगनेंसी वाला भी है उसमें भी यही लिखा हुआ है। ये जरूरी सोचना है इस सरकार को कि अगर आप 2100 रुपए दे रहे हो तो किसी तरीके से ऐसा कुछ नया फॉर्मूला नहीं, वो यूज बनाएंगे करें ऐसे। कि कुछ तो ऐसी पॉलिसी देखे कि भाई परिवार की आय को देखा जाए, उसके बाद ही इनको 2100 रुपए मिलने चाहिए, अगर वो योग्य है तो। जैसे जो कोई रेंट पे रह रहा है उसको मिल सकता है। रेंट पे देखो, दिल्ली में 90% लोग रेंट पे रेंट पे रह रहे हैं। दिल्ली में 90% जो रेंट पे रह रहे हैं उसके और आदमी कुछ- की सैलरी भी 50,000 40,000 है। रेंट पे रहने वाले की सैलरी भी हो नहीं, सकती कुछ है वो 40,000। ऐसे कैटेगरी बनाएंगे जिसके अंतर्गत आपको- वो महिलाएं आए, ऐसा कुछ हाँ, तो बनाएंगे। ऐसी मतलब अभी कैटेगरी अभी बनानी चाहिए। अभी हमें लग नहीं रहा है कि ऐसा कोई कंक्रीट और फुल प्रूफ प्लान है इनके पास कि ये आइडेंटिफाई कर पाएगी कौन सी महिलाएं नीडी नहीं, हैं, ऐसे कौन सी जरूरतमंद है। महाराष्ट्र में ऐसे किया हुआ है, महाराष्ट्र में मिल रहा है। कैसे मिल तो रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ उन्हीं जरूरी बनाया है उन्होंने ऐसा कुछ। महिलाओं को मिल आप रहा है, क्या ये कर कैसे सकते हो ना, करना है? देखो इसमें क्या कर सकते हो आप, जिन महिलाओं का राशन कार्ड बना हुआ है, राशन कार्ड तो एटलीस्ट आपको पता है उन लोगों का ही है जिनकी एटलीस्ट इनकम कम है, तो आप इनिशियली जो स्टार्ट कर सकते हो ना, राशन कार्ड वो ये वहां कर से सकते हो start कि कर जो सकते हो। राशन कार्ड जिनका बना हुआ है उन उनको लोगों को कर दे दो, ठीक है। उसके बाद फिर आप वो इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। इनकम सर्टिफिकेट महिला के नहीं, महिला के हस्बैंड के नाम से होना चाहिए। हम्म। और उसके नहीं, husband दोनों नहीं, का महिला और हस्बैंड का दोनों की आप क्योंकि दोनों family का income पैन दोनों। कार्ड अच्छा, लोगे ना। मेरी एक राय है, जैसे मेरी एक राय मैं है। अपना, मेरी वाइफ है वो अपना मेंशन कर रही है पैन कार्ड, तो उसके साथ हस्बैंड का भी मेंशन होना चाहिए पैन मैं भी यही कहने वाला था, अगर जैसे हस्बैंड का कि अटैच कर दोगे ना फैमिली का, तो कार्ड डेफिनेटली विद आधार कार्ड की, हाँ भाई विद ये इसका पासबुक, हस्बैंड है। विद बैंक की पासबुक की Husband, 6 wife- महीने की स्टेटमेंट जो है लास्ट हस्बैंड की, और वाइफ दोनों का आधार कार्ड और पैन कार्ड और पासबुक भी, और पासबुक, उनकी पिछले 6 महीने की एंट्री दोनों की। सो मतलब हमें आइडिया तो लगे, क्योंकि देखो जो स्कीम है ना वो गरीब के लिए है, तो गरीब को मिलनी चाहिए। गरीब को ही मिले। ये नहीं यार कि मतलब आप सबको ही दे रहे हो और जिसको जरूरत नहीं है उसे भी दे रहे हो, तो ये उसका कोई benefit अच्छा, नहीं इससे रहेगा। एक फायदा और ये होगा कि जब इनको पता लगेगा, लाइन में लगी कुछ महिलाएं हैं, सपोज 40-50 महिलाएं हैं, हाँ। पता लग रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स ये भी ले रहे हैं, हाँ। तो 50 में से मुझे लगता है 25 महिलाएं तो वापस लौट जाएंगी, उनको पता है कि ऐसा है नहीं। हाँ, अगर आप नहीं आप वो मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर आप ये न्यूज भी चला देते हो चला ना, देते हो। आप न्यूज भी चला दोगे ना कि भाई उसी को मिलेगा जिसके फैमिली इनकम और फैमिली में हस्बैंड और वाइफ दोनों हैं, एक इनकम कि उन्होंने income बनाया 1 हुआ है लाख से कि ज्यादा इतना है। होना चाहिए। 1 लाख से कम जिनकी इनकम है अच्छा। उनको मिलेगा, 1 लाख से ऊपर वालों को नहीं मिलेगा। तो उससे भी एक मतलब एक क्राइटेरिया डिसाइड होता है कि चलो ठीक है जिनकी इनकम नहीं है। मैं तो But कहूंगा इसमें- कि 3 से 4 लाख रुपए कुछ तो होनी चाहिए, क्योंकि आज 1 लाख तो कुछ भी नहीं, मतलब हर कोई ना कोई कमा ही रहा होगा।
देखोगे कैसे ना। ना तैसे। हाँ, तो 3 से बट 4 उसका लाख जो है वो भी बहुत मुश्किल हो जाती है, बट उसमें घर का खर्चा चलाना, बच्चों को पढ़ाना, अगर जैसे कोई उनकी कुछ दुकान और उकान चीजें चला देखना। रहा है तो मेरे ख्याल से उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसको तुम आइडेंटिफाई नहीं करते। दुकान आज है कल नहीं है, आज 2 नहीं रुपए कमाए कल 1 रुपए कमाए, उसको नहीं भाई, आइडेंटिफाई उसमें उसमें आपको वो कैश का आपको कैसे पता वो लगेगा, आपको नगद का? वो 20,000 भी कमा सकता है, वो आपके रेडी वाले आप बाहर देखो 40,000 रुपए भी कमा सकता है महीने के वो, कैसे पता लेकिन लगेगा? आप उसको कैसे दुकान आइडेंटिफाई वालों करोगे? को तो फिर उनका तो कुछ इसीलिए बनाया इस पर जाएगा। सोचना चाहिए। हाँ, इस पे बहुत विचार करने आप की जरूरत कमेंट है। जरूर करना कि क्या और आइडिया हाँ, ऐसे हो आप सकते इसमें हैं। आइडिया हम दीजिए तो बिल्कुल। जस्ट अपना सुझाव आपस में बात कर रहे थे कि क्या होना चाहिए क्या इस पर। होना ये चाहिए, बहुत अच्छा मुद्दा है कि कैसे गरीब महिला को आइडेंटिफाई। 2500 रुपए मिलने चाहिए, और कैसे मिलने चाहिए, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। तो तो आप भी कमेंट में जरूर बताना। जी, तो आयुष्मान भारत की बात हो गई, हम्म, ठीक है, और झुग्गी झोपड़ी वाला एक और, बस ये मुद्दा और लास्ट है, हम्म। इस पे बात करके हम बात को वीडियो कंक्लूड कर सकते हैं। तो झुग्गी झोपड़ी वाले को आप बताइए, कहने का मतलब यह है कि जहां झुग्गी वही मकान बोल दिया बीजेपी ने, कि जहां आपकी झुग्गी है वहां पे मकान मिलेगा, नहीं तो कम से कम मकान तो मिलेगा, मिलेगा। मकान तो मिलेगा। ठीक है, ये चीज हो गई। तो एक बात मुझे ये बताइए, ये झुग्गी के एवज में मकान देना, क्या आपको लगता सही है? क्या ये उस बंदे के साथ अन्याय नहीं है जिसने 10 लाख रुपए लोन लेके मकान खरीदा है, 20 लाख रुपए, और उसी पे आपको झुग्गी में बंदा रह रहा है? एक तो वो गलत तरीके से झुग्गी बना के गलत तरीके से किसी और की सरकार की जगह पे कब्जा करके वहां पे रह रहा है, ठीक है, अब जब उसे हटाया जा रहा है तो उसी व्यक्ति को आप 20 लाख का मकान दे दे रहे हो। अब वो 20 लाख का उसे वो बेनिफिट हो गया, प्लस वो जब तक रह रहा था तो यहाँ भी वही गलत एक्टिविटी ही कर रहा था। नहीं, तो आप इसको मतलब कैसे जस्टिफाई नहीं, करोगे? जुग्गी है तो उसके नहीं, मेरी बदले में समझ मकान देना कहां तक सही है? मेरी और जो व्यक्ति लोन लेके उससे मकान खरीद रहा है, उस बंदे के साथ ही क्या गलत नहीं है? नहीं, मेरी तो ये समझ नहीं आई झुग्गी बन कैसे जाती है। झुग्गी देखो ऐसे ही बन इसके जाती है कि आप रह रहे हो और उसके बाद रहते तो रह रहे हो, उस टाइम उस समय नहीं अपनी देखते ना, उस समय तो नहीं नहीं नहीं, देखना वो उस देखते टाइम क्या उसमें पुलिस वाले क्या करते हैं, वोट बैंक का अगल प्लस बगल पॉइंट वाले होता क्या है। करते हैं, देखिए ये मेरे को समझ नहीं आता है। आपके देखो, जब ये झुग्गी बन रही होती है ना, और निगम पार्षद, उनको एमसीडी, पानी की पुलिस, सप्लाई कौन देता है? और मीटर उनको लग जाते हैं सर, हाँ मीटर लगे हैं सर मतलब सबके। बिजली की सप्लाई, तो ये तो बहुत गलत है ना, हाँ, झुग्गी तो में देना ही नहीं मतलब चाहिए। बीएसईएस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमसीडी को भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, डीडीओ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक झुग्गी बनी हुई है, तो ठीक है, उनको और क्यों एकदम से नहीं उठ है के आएंगे प्रॉब्लम? कि इनको मकान दे दो। हाँ, तो भाई उनको क्यों दे दो उनको? तो ये एमसीडी इनको वो क्यों नहीं दी, नोटिस वोटिस क्यों बनाने से पहले ही पुलिस वाले पहले ही आ जाए? जब वो चद्दर डालने से पहले भी छप्पर डालते हैं ना, तिरपाल डालते पहले ही हैं आ ना, जाते हैं, उस पहले ही आ समय जाना पर ही चाहिए ना, अगर उन्हें रोक दिया रोक जाए। दिया जाए। तो उस समय पर रोक हो गया, तब वो आपके विधायक और निगम पार्षद खड़े हैं वहाँ वोट पे, बैंक मैं कहता और हूँ। सांसद भी खड़ा है आपका वहाँ पे। ये तो गलत है ना फिर। बस यही मैं कह रहा हूँ कि ये चीज गलत है, क्योंकि ये उस बंदे के साथ अन्याय है जो बंदा अपनी मेहनत से पैसे कमा के लोन भरेगा, और वो 25 साल लोन भरेगा, 25 साल में और झुग्गी वाला बंदा जाएगा वो फ्री और वो फ्री में जाके उसी वहीं पे रहेगा, जाके उसको फ्री में फ्लैट मिलेगा, मकान मेरे मिलेगा। हिसाब से तो नहीं। लेकिन अब मैं तो एक इस चीज को मैं बिल्कुल मतलब मैं अपनी अब तरफ से ये एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, ना जस्टिफाई। और ये चीज तो कांग्रेस के जमाने से चलती आ रही है, उन्होंने भी खूब बांटे हैं। खूब बांटे यार, ये चीज करते हैं, और ये पता क्या है, ये एक तरह से ना, आप ये बताओ बांग्लादेशी क्यों अट्रैक्ट होते हैं इंडिया की तरफ और दिल्ली की तरफ? घर मिल जाता है उनको, भाई फॉरेनर बांग्लादेशी क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? उसे पता है सारी मैं यहाँ पे झुग्गी में रहूंगा, सारी सुविधाएं मिल जाती काम मिल जाएगा, सुविधाएं मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, सरकारी सारी स्कीमों का फायदा वो उठाएगा। और अभी एक चीज और बताऊं आपको, दिल्ली में रोहिंग्यास के बच्चे स्कूल में एडमिशन नहीं ले पा रहे थे आधार कार्ड की वजह से, कुछ के आधार कार्ड नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और बताया है, कहा है कि हम किसी को शिक्षा के अधिकार से नहीं रोक सकते हैं, तो इसलिए आधार कार्ड हो या ना हो, बच्चा रोहिंग्या का हो या किसी का हो, आपको उसे एडमिशन देना है स्कूल में, सरकारी ऐसे स्कूल तो में विदेशों से आके कोई भी पढ़ लेगा फिर। तो अब ये बताइए ना, तो इस कैसे हम इसको एनक्रोचमेंट को रोकेंगे, किससे मतलब इलीगल एक्टिविटीज को कैसे रोकेंगे? यार कोई बंदा बाहर से आ रहा है, ठीक है, एक तो इलीगली आपकी कंट्री में घुस गया, अब आप उसके बच्चे पढ़ाओगे? ट्रंप हवाई जहाज में भर भर के लोगों को बाहर फेंक रहा है, इलीगल इमिग्रेंट्स को, और इंडिया वाले उनके इलीगल इमिग्रेंट्स के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, मतलब आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में? आप भी कमेंट में अपनी राय दीजिए। बिल्कुल। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। इस पर एक लंबी वीडियो हम जल्दी बनाएंगे। अगर और आप कमेंट करो तो आपकी इच्छाएं हो तो कि हम इस पे भी और वीडियो बनाएं तो हम बनाएंगे आगे। अगर कमेंट करो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हम दोबारा बहुत दिनों बाद आए जी, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट डालें। कमेंट जरूर करें कि अगला वीडियो किस पे होना चाहिए, या फिर जो भी हमारी चर्चाएं रही हैं उस पर क्या आपको सही या क्या गलत लगा, उस पर भी कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।